Okay, so good morning all of you. Good morning. स्टार्ट करें? हाँ जी सर. ध्यान देना बच्चों यहाँ पे. टेलर लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास में? एनीवन? सर जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. टिल लास्ट क्लास व्हाट ऑल वी हैड डिस्कस इन योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट चेक किए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. देन वी चेक्ड सर्टेन डेफिनेशंस अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा. वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. देन सर हम लोगों ने एग्रीमेंट का डेफिनेशन चेक किया था. व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस और एवरी प्रॉमिस या एनी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विल मेक एन एग्रीमेंट. उसके बाद बेटा अपन ने प्रॉमिस का डेफिनेशन चेक किया था, प्रॉमिस का मीनिंग चेक किया था. व्हेन एन ऑफर मेड इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. व्हेन एन ऑफर मेड इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. ठीक है सर. फिर हम लोगों ने ऑफर का मीनिंग चेक किया था. व्हाट इज एन ऑफर? व्हेन अ प्रपोजल इज मेड विद एन इंटेंशन टू नो द एसेंट और डिसेंट ऑफ द अदर पार्टी. In case of an offer, there will be involvement of two parties, offerer as well as offeree. Offerer कौन था बच्चों? One who makes the offer. Offeree कौन था बेटा? One who accepts the offer. One who accepts or rejects the offer. In case if the offer is accepted, it becomes a promise. And in case if an offer is rejected, in case if an offer is rejected, matter खत्म. कहानी वहीं पे खत्म. तो ऑफर एक्सेप्ट हुआ, प्रॉमिस बना. प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस उसमें ऐड किया, तड़का लगाया किसका? कंसिडरेशन का. इट विल बिकम एन एग्रीमेंट, है ना. एंड व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट विल फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट. फिर बेटा जी अपन ने पढ़ा था व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो देयर वी हैड डिस्कस्ड इन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, when all the essential elements in relation to a valid contract is present in the agreement. हाँ जी सर. उन essential elements में क्या क्या था सर? तो बेटा essential elements में था, first essential element was anyone? There must be two or more persons. There must be two or more persons. हाँ जी सर. Parties to contract must have capacity to enter into the contract. Parties to the contract must have capacity to enter into the contract. Haji sir. There must be free consent. Haji sir. Lawful object and lawful consideration. Haji sir. Possibility of performance. Possibility of performance. ठीक है sir. Then there must be an intention to create legal relations. There must be an intention to create legal relations. Aji sir. And last one was all the legal formalities related to a contract must be duly carried out. All the legal formalities related to a contract must be duly carried out. So if all such essential elements are present in any agreement, क्या बोला मैं? When all such essential elements are present in any agreement, it will make a valid contract. It will make a valid contract. ठीक है जी बच्चों. हाँ सर. Now in this particular session we are going to discuss the types of contracts. ठीक है, we are going to discuss the types of contracts under Indian Contract Act. ठीक है बच्चों. हाँ जी सर. अब ध्यान दोगे यहाँ पे types of contract. Basically contract can be classified on three basic grounds, on three major grounds. First one is on the basis of creation, on the basis of execution, as well as on the basis of enforceability. On the basis of creation, on the basis of execution, as well as on the basis of enforceability. ठीक है बच्चों. हाँ जी सर. On the basis of creation, contract can either be an express contract
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है सर, मैं डिस्कस करूंगा, एक बार के लिए नाम ध्यान रखो। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला सर ने, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैसिट, ठीक है सर, हाँ जी। देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, it can be either executed contract, executory contract, then unilateral contract और bilateral contract, ठीक है, executed, executory, unilateral, bilateral on the basis of execution, ठीक है सर, हाँ जी। then on the basis of enforceability, contract can either be a valid contract, void contract, or there can be a void agreement or voidable contract or illegal agreement or unenforceable contract. On the basis of enforceability, contract can either be a valid contract, void contract, void agreement, voidable contract, as well as illegal agreement और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों, हाँ जी सर। तो चलो अभी हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते करना। अभी ये सब नाम सुन के तुमको संस्कृत जैसा लग रहा होगा, ठीक है, संस्कृत जैसा लग रहा होगा ना, बोलो हाँ, हाँ जी सर। पर जैसे जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, as soon as we start making the discussions on these topics, on these terms, it will get clear to you, ठीक है जी, हाँ सर। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कॉन्ट्रैक्ट कैन आइदर बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एज वेल एज टैसिट। अभी बताया था सबने, हाँ जी, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, टैसिट, आप समझो यहां पे। पहले मैं इन जनरल डिस्कशन करता हूं, फिर आऊंगा इन टर्म्स के ऊपर। देखने का यहां पे सर ने लिखा टर्म एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एनी कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज which are expressly undertaken by the parties of the contract, which are expressly undertaken by the parties of the contract या by the parties to the contract. For example, I made an offer to teach your law paper. I made an offer to teach law paper. I expressly made an offer to teach law paper. You have accepted my offer. You have accepted my offer. If you have accepted my offer, it will become a promise, offer plus acceptance, promise. And if it includes consideration, then it will become an agreement. And if all the essential elements of a valid contract is present, तो जाकर के वो क्या बन जाएगा बच्चों, तो जाकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेसली अंडरटेकन, विच इज एक्सप्रेसली बोल करके या लिख करके, विच इज एक्सप्रेसली अंडरटेकन आइदर इन रिटर्न फॉर्म, और इन ओरल फॉर्म या और ओरली। Express contract means any contract which are expressly undertaken by the parties to the contract, either in written form, either in written or orally,
ठीक है सर, हाँ जी। मान लो आई मेड एन ऑफर टू सेल दिस माउस फॉर ₹200। आई एक्सप्रेसली मेड एन ऑफर, आई एक्सप्रेसली मेड एन ऑफर, ठीक है, ओरल ऑफर मैंने किया टू सेल दिस माउस फॉर ₹200। मान लो वन ऑफ द स्टूडेंट अटेंडिंग दिस क्लास हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा हमारे बीच में, मेरे और स्टूडेंट के बीच में, दैट विल बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद है आपको इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एनी कॉन्ट्रैक्ट which are any contract which are implied by law, any contract which are implied by law। implied contract का मतलब any contract which are implied by law। सर क्या मतलब है implied by law? तो बच्चों implied by law का मतलब होता है, implied by law का मतलब होता है something which is not expressed, something which is not expressed, ठीक है। implied by law का मतलब something which is not expressed। देखो एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम सबको मालूम है कि अविनाश सर आपको क्या पढ़ा रहे? लॉ पेपर पढ़ा रहे, ठीक है। अब एक स्टूडेंट एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है, लेट्स से तुम सभी स्टूडेंट जो भी इन लेक्चर्स को भी देख रहे हो, तो जैसे ही हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कोई भी लेक्चर अपलोड होता है, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है लॉ, तो इंप्लाइड है कि वहां पे हु इज गोइंग टू टेक द क्लास? अविनाश सर। हु इज गोइंग टू टेक द क्लास? अविनाश सर। अब क्या ये स्टूडेंट मुझे बार बार आकर के बोलेगा मेरी क्लास में कि सर हमें लॉ का पेपर पढ़ाओ, लॉ पेपर पढ़ाओ? क्या स्टूडेंट को रोज रोज आकर के ये बोलने का नीड है? अगर स्टूडेंट मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, if any student is attending my classes, then it is implied in this case, that I will be teaching law subject. It is implied in this case that I will be teaching law subject. बात समझ में आ रहा है क्या? In this case there is an implied contract between me and student. Student need not to come and tell me in every class कि सर लॉ पढ़ाओ। इट इज इंप्लाइड, मैं लॉ पढ़ाता हूं तो मैं लॉ ही पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? इट इज इंप्लाइड। सर कुछ और एग्जांपल्स? हाँ बेटे देते एग्जांपल्स, ध्यान देना यहां पे। मान लो कि ये तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसका नाम है पप्पू, है ना, इसका नाम क्या? पप्पू। अब पप्पू जो है, पप्पू इज ट्रैवलिंग टू जयपुर, पप्पू इज ट्रैवलिंग टू जयपुर बाय ट्रेन, पप्पू इज ट्रैवलिंग टू जयपुर बाय ट्रेन। तो अब मान लो कि ये रेलवे स्टेशन जाता है,
ये रेलवे स्टेशन गया और रेलवे स्टेशन पे देखो ये ट्रेन लगी हुई है ट्रैक पे, ऐसा ऐसी ट्रेन होती है क्या? मान लो कि यही ट्रेन है बेटा, मैंने बोला था ना पिछले क्लासेस में भी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ठीक है। अब ये जो ट्रेन है ये अजमेर से जयपुर जाने वाली ट्रेन है, अजमेर से जयपुर जाने वाली ट्रेन है, बात समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। तो तुम में से कितने स्टूडेंट जाकर के ड्राइवर को कन्वे करते हैं कि भैया मुझे जयपुर उतार देना? कितने स्टूडेंट जाकर के ड्राइवर से ऐसे बोलते हैं, इंजन के पास जाते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं सुन बे जयपुर उतार देना? नहीं सर हम तो ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हो तुम लोग? सर हम तो बस टिकट लेते हैं एंड वी गो एंड टेक अ सीट, वी गो इनटू द ट्रेन एंड टेक अ सीट, टेक अ बर्थ, ऐसे ही करते हो ना? हाँ सर। कोई भी ऐसा है जो ड्राइवर के पास जाकर के बोलता है कि भैया मुझे जयपुर उतार देना? नहीं सर। तो in that case you all have entered into an implied contract, it is implied by law, it is implied by law कि यार जयपुर जाने वाला ट्रेन है ना तो it will go to जयपुर only। ऐसा तो होगा नहीं कि जयपुर जाने वाला ट्रेन है और वो तुमको अहमदाबाद लेकर के जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं सर। whether it is possible in any case? no sir। yes, so in all such cases there is an implied contract, there is an implied contract। अब लेट्स से तुम सभी स्टूडेंट अभी क्लास अटेंड कर रहे हो फाउंडेशन लेवल पे, बिफोर अटेंडिंग दिस क्लास you all must have given your 12th examination। तो 12th एग्जामिनेशन देते समय तुम्हें एडमिट कार्ड इशू किया होगा। 12th एग्जामिनेशन देते समय देने से पहले you all must have been issued with admit card either by your state board or central board in case of CBSE, है ना? अब ये जो एडमिट कार्ड है ना, इट इज इशूइंग द एडमिट कार्ड। अगर तुम्हें एडमिट कार्ड इशू किया गया आइदर बाय द स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, देन इट इज implied in this case, it is implied in this case that you all are eligible, that you all are eligible to appear for 12th बोर्ड एग्जाम। क्या तुमको स्टेट बोर्ड अथॉरिटी, ठीक है, एग्जामिनेशन अथॉरिटी या सेंट्रल बोर्ड एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने आकर के एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया, एक्सप्रेसली आकर के बोला कि देखो तुमको भी एग्जाम देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है, तुमको भी देना है? ऐसा किया क्या? नहीं सर। अगर तुमको एडमिट कार्ड इशू हो गया, it is implied in this case that you are eligible, that you are eligible to appear for your 12th board examination। बात समझ में आ रही है क्या? तो implied contract are such contract which need not to be expressly communicated, which need not to be expressly communicated between the parties, it is implied by law, it is implied by law। अभी तुमने CA फाउंडेशन में अगर एडमिशन लिया है तो it is implied that we will be teaching you CA foundation। अगर तुमने CSET में एडमिशंस लिया है तो it is implied that we will be teaching you CSET only। अब किसी ने CA फाउंडेशन में एडमिशन लिया, मैं उसको इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ा सकता? कर सकता हूं मैं ऐसा? नहीं सर। अगर स्टूडेंट ने CA फाउंडेशन में एडमिशन लिया या CSET में एडमिशन लिया या CMA फाउंडेशन में एडमिशन लिया, it is implied in the case, it is implied here that we will be teaching those particular subjects only। Is it clear? Is it clear? हाँ जी सर। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था सर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेसली अंडरटेकन बाय द
parties to the contract either in written form or orally. Implied contract which is implied by the law. Implied contract means a contract which is implied by the law. अब देखो implied contract का ही एक पार्ट होता है, implied contract का ही एक टाइप है. क्या सर? implied contract का ही एक टाइप है जिसको अपन ने नाम दिया था tacit contract. क्या नाम दिया था बच्चों? tacit contract. ठीक है, इट इज वन ऑफ द implied contract. implied contract में से ही निकल कर के आया tacit contract. ठीक है, इंडिपेंडेंटली इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. tacit contract का मतलब देखो क्या बोला, इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट which is inferred by the conduct of parties. It is one of the implied contract. इसका मतलब समझते हो? वन ऑफ द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं. ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेटा, tacit contract is also going to have the same characteristics. Tacit contract, yes. तो tacit contract का मतलब क्या था बच्चों? Any contract which is inferred by the conduct of the parties. Any contract which is inferred or which is inferred from the conduct or by the conduct of the party. मैंने आपको बोला कि it is one of the implied contract only. जहाँ पे expressly we need not to enter into any contract. By your conduct, by showing your conduct, ठीक है, या by the way you are conducting yourself, by the way you are conducting yourself, ठीक है, by the way you are conducting yourself, you are showing your intention, you are showing an intention to enter into the contract. तुमको अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो तुम में से काफी स्टूडेंट एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हो. तो जब तुम एटीएम मशीन पे गए, जब उसको तुमने कमांड दिया, ठीक है, जब तुमने उसको कमांड दिया, तुम एटीएम में तभी जाओगे व्हेन यू वांट टू विड्रॉ मनी, व्हेन यू वांट टू विड्रॉ मनी, व्हेन यू वांट टू टेक सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट, तभी जाओगे ना. नहीं सर, हम तो ना हवा खाने भी जाते हैं. वो अलग बात है, तुम तो कुछ भी कर सकते हो यार, तुम तो बहुत महान बच्चे हो सारे, हवा खाने जा सकते हो. एटीएम मशीन के पास गए टू विड्रॉ दी मनी, ठीक है, एटीएम मशीन के पास गए टू विड्रॉ दी मनी इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. इज इट क्लियर? यू आर इन्फरिंग बाय योर कंडक्ट, you are referring by your conduct, you are showing your intention, you are showing your intention to enter into the contract, to enter into the contract. ठीक है सर? हाँ जी. now तो ये हो गया types of contract on the basis of creation. It can either be an express, implied and tacit. देखो tacit का कोई independent existence नहीं है. Tacit is a part of or is one of the implied contract which is inferred by the conduct of the parties, which is inferred by the conduct of the parties. देखो express contract is a contract which is made by the word either spoken or written. सर बता दिया आपने. Implied contract is a contract which is made by the conduct or the circumstances of any particular case, which is made by the conduct or circumstances of any particular case. और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं which is a contract, implied contract means a contract which is implied by law. ठीक है, और कुछ स्टूडेंट के लिए लो नहीं होता बेटा, लॉ. ठीक है, हाँ जी सर. देखो लिखा है एग्जाम्पल, इफ सोनल है तुम में से कोई, गेट्स इनटू द लोकल बस
run by state transport. She enters into the implied contract with the transport authority as soon as she gets into the bus. सोनल को कहीं पे जाना था, बस खड़ी थी, सोनल बस में चढ़ गई. अब सोनल बस में चढ़ गई, सोनल हैज एंटर्ड इनटू एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बस वाले को क्या करना है, वो बस को क्या करना है, उसको ड्रॉप करना है सोनल को एट द डिजायर्ड लोकेशन. सोनल को क्या करना है, शी हैव टू पे दी चार्जेस, transport charges. Then tacit contract, which is also known as implicit contract. A contract is said to be tacit when it has to be inferred from the conduct of the parties, when it is referred by the conduct of the party. For example, अभी हम लोग lectures upload करें, we keep on updating the lectures on YouTube. Anyone can attend those lectures, can view such lectures. अभी कोई स्टूडेंट अगर वो लेक्चर को देख रहा है तो दे आर इन्फरिंग फ्रॉम देयर कंडक्ट, दे आर रेफरिंग फ्रॉम देयर कंडक्ट, they are interested to take law classes, is it clear? हाँ जी सर. एग्जाम्पल देखो वही दिया है जो मैंने बताया था आपको, कैश विड्रॉल फ्रॉम द एटीएम, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल में देखा है क्या होता है, बिडिंग होता है, और जब बिड फाइनलाइज हो जाता है तो 3 बार बोल जाता है 5001, मान लो 5000 पे बिड फाइनलाइज हुआ, 5001, 5002, 5003, हैमर फॉल्स, एंड व्हेन द हैमर फॉल्स बिड इज क्लोज्ड. जिसने 5000 पे बोले लगाया तो उसको गुड्स ट्रांसफर हो जाएगा या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा. तो जब हैमर गिर रहा है, फॉल ऑफ हैमर इज एन इंडिकेशन, दैट यस ऑक्शन इज ओवर. ठीक है जी, हाँ सर. नेक्स्ट आ जाओगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. यहां पे सबसे पहले है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. मुझे एक बात बताओ, ये जो टर्म है एग्जीक्यूटेड, तुमको नहीं लगता इट इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस? एग्जीक्यूटेड, समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डन और समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, something which has already been completed. Executed, समझ रहे, नाम से समझ में आ रहे, executed, something which has already been completed, something which has already been completed. तो सर क्या होता है executed contract, बताओ तो. देखना यहाँ पे, मान लो I have made an offer to sell this pen. I have made an offer to sell this pen for ₹100. ठीक है, one of my student has accepted the offer. अच्छी बात है, one of my student has accepted the offer for ₹100. he is ready to buy it for ₹100. उसने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने उसको पेन दे दिया, पेन डिलीवर कर दिया. It means I have performed my part of the obligation. As well as he has also performed his part of obligation. उसको पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन था, मुझे पेन डिलीवर करने का ऑब्लिगेशन था. हाँ जी सर. तो मैंने पेन दे दिया, उसने पैसा दे दिया, दोनों अपने अपने रास्ते. This contract is executed. तो अपन क्या बोल सकते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? Executed contract means a contract in which both the parties to the contract have already performed their part of the obligations. Executed contract is a contract in which both the parties to the contract have already performed their part of the obligations. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. देखो लिखा है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव परफॉर्म्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. एग्जांपल, विजय तुम में से है क्या कोई, ऑफर्स टू सेल हिज फ्लैट टू नीले फॉर ₹10 लाख. नीले हैज एक्सेप्टेड द विजय's ऑफर. विजय गिव्स द पोजीशन ऑफ फ्लैट. विजय ने फ्लैट का पोजीशन दे दिया और नीले ने पैसा दे दिया, दोनों अपने अपने रास्ते. दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑलरेडी बीन executed. This contract has already been executed. गया खोपड़ी में? हाँ सर.
अब आगे आ जाओगे, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, अब समझो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मींस contract which is yet to be performed, contract which is yet to be performed। बात समझ में आ रही क्या? मान लो कि दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एंड देयर परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पेंडिंग, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पेंडिंग। यस, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोला सर ने? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच obligations of the parties to make the performance is pending, obligation of the parties to make the performance is pending। For example, I made an offer to sell this mouse, I made an offer to sell this mouse for rupees 200 to Mr. Shyam। मैंने ऑफर दिया to sell this mouse for rupees 200 to Mr. Shyam and Mr. Shyam has accepted the offer, Mr. Shyam has accepted the offer। Mr. Shyam ने मुझे बोला कि सर मैं कल आपको 200 रुपए देता हूं और आप मुझे, जब मैं आपको 200 रुपए दे दूं तो आप मुझे ये माउस डिलीवर कर देना। मैंने ठीक है चलेगा। तो जब तक श्याम मुझे 200 रुपए नहीं दे देता, एज वेल एज जब तक मैं ये माउस श्याम को डिलीवर नहीं कर देता, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्या? एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी, परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टीज आर पेंडिंग। या यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है, दैट परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टी इज पेंडिंग और परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पार्टी इज पेंडिंग। मान लो कि श्याम ने पैसा दे दिया बट मैंने माउस डिलीवर नहीं किया, स्टिल इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। श्याम ने पैसा भी नहीं दिया, मैंने माउस भी नहीं दिया, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। श्याम ने पैसा दे दिया, मैंने माउस दे दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अभी पढ़े थे ना, श्याम ने पैसा दे दिया, मैंने माउस डिलीवर कर दिया, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, बोथ द पार्टीज हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी बच्चों? हाँ सर, it is a contract in which both the parties to the contract still have to perform their respective obligation under the contract is an executory contract। ये एग्जांपल तुम पढ़ लेना, तुमको आ जाने वाला है। ठीक है, देन यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैव टू मेक द परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, it is a contract in which only one party has to perform his promise or obligation, and bilateral contract में a contract in which both the parties have to perform their respective promises or obligations। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेगा, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर both the parties will perform their part of obligation, both the parties will perform their part of obligations। ठीक है सर? हाँ जी। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन पढ़ा, तो यहाँ पे था एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड टैसिट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी एंड यूनिलैटरल, बायलैटरल। और उसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ध्यान देना यहां पे। थोड़ा सा कलरफुल बना दें आपके लिए? हाँ सर, चलेगा। देखो, सबसे पहले आएगा यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी सबसे पहले क्या आया?
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, valid contract is a contract which is enforceable by law. Valid contract is a contract which is enforceable by law. Any contract which is enforceable by law. Any contract which is enforceable by law. ठीक है सर? अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है? तो ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे। एनी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ व्हेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, when all the essential elements are present, when all the essential elements are present in the contract. लास्ट क्लास में पढ़े थे ना essential elements, they must be at least 2 or more persons, parties must have capacity to enter into the contract, then free consent, lawful object and lawful consideration, possibility of performances, then intention to carry out legal relations, और भी कुछ किया था, all the legal formalities related to any contract must be carried out. So if all these essential elements are present, then any contract shall be considered as valid contract. ठीक है? ठीक है सर। अब एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये टर्म का मीनिंग क्या है। एनफोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ तब होता है व्हेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज प्रेजेंट। हाँ सर आपने बताया सर, लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है ये तो बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनफोर्सेबल बाय लॉ? तो बच्चों इसका मतलब होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड एप्लीकेबल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड, यस, कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी मेड एप्लीकेबल थ्रू लॉ या थ्रू कोर्ट। लॉ एनफोर्स करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर्ट्स के ऊपर है, जुडिशरीज के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी मेड एप्लीकेबल थ्रू लॉ, इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है अब समझो। यहां पे मान लो आई हैव मेड एन ऑफर टू मिस्टर श्याम, भी बताया था मैंने कि मैंने मिस्टर श्याम को ऑफर दिया था टू सेल दिस पेन फॉर ₹100 एंड मिस्टर श्याम हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। मिस्टर श्याम हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। हाँ जी सर। तो मैंने मिस्टर श्याम को ये पेन डिलीवर कर दिया। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दिस पेन इन फेवर ऑफ मिस्टर श्याम, बट आई हैव, देखो आई हैव परफॉर्म माई पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। हाँ सर। और यहां पे मिस्टर श्याम इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। मिस्टर श्याम के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन था? टू मेक द पेमेंट। मैंने ये पेन ऑलरेडी डिलीवर कर दिया मिस्टर श्याम को, बट मिस्टर श्याम हैज नॉट मेड द पेमेंट। मिस्टर श्याम हैज नॉट मेड द पेमेंट। मैंने मिस्टर श्याम को फोन किया, मिस्टर श्याम मेरा फोन नहीं उठा रहे, इनका फोन स्विच ऑफ है। थोड़े दिन तक उन्होंने ऐसे किया, फिर थोड़े दिन निकल जाने के बाद, मान लो 2 मंथ्स निकल जाने के बाद, मिस्टर श्याम ने बोला कि कोई पैसे वैसे नहीं है, भूल जाओ पैसे। भूल जाओ पैसे? मैंने ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैंने तुमको पेन दिया है, तुमने मुझे एग्री किया है पैसा देने के लिए, तुम नहीं दिए, ऐसे कैसे चलेगा? मिस्टर श्याम बोलता है कि नहीं दूंगा पैसे, जो करना है कर लो। मैंने ठीक है। तो इन दैट केस मैं बोला ठीक है, देखता हूं तेरे को, आई कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर श्याम। फाइल अ सूट का मतलब, सूट फाइल करोगे, पहनने वाला सूट? अरे नहीं रहे। फाइल अ सूट का मतलब है केस। सूट का मतलब क्या है यहाँ पे?
I can file a case against Mr. Shyam. ठीक है, before any competent court, before any competent court I can file a suit. और यहां पे ना कोर्ट ऑर्डर दे सकती है किसको? कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू मिस्टर श्याम. कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू मिस्टर श्याम. क्या ऑर्डर? टू मेक दी पेमेंट. तो बच्चों अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसका क्या मतलब है? इट कैन बी मेड एप्लीकेबल थ्रू कोर्ट. इट कैन बी मेड enforceable by court if the other party, if any party of the contract fails to perform his part of obligation, तो उसको सूट, उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है, उसको सू किया जा सकता है. तो सर इसका मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो इट कैन नॉट बी सूड. हाँ बेटे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो उन कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट दी अदर पार्टी. वो कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करा सकते ऑन द अदर पार्टी थ्रू कोर्ट और थ्रू एनी जुडिशियल अथॉरिटी. बात समझ में आया? हाँ जी सर. तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था बच्चे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होता है? व्हेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इन अ when all the essential elements in a contract are present, required to be present are present. ठीक है. then enforceable by law का मतलब क्या? enforceable by law का मतलब that contract can be made enforceable through court. that contract can be made enforceable through court. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. अब आ जाएगा वैलिड के बाद है void contract. ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे ना दो टर्म तुमको समझना पड़ेगा. एक तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट. पहले आपको समझना पड़ेगा वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट मीन्स an agreement. Void agreement means an agreement which do not contains all the essential elements of a valid contract, which do not contain all the essential element of a valid contract. तो अगर essential element present नहीं है तो कोई भी agreement contract बनेगा क्या? अगर essential element present नहीं है, if any of the essential element is missing, तो in that case whether agreement will become contract? No. Last class में बताए थे agreement में क्या present होना चाहिए? All the essential elements of a valid contract. तब जाकर के क्या बनता है वो बेटा? कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर किसी एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, मान लो मैंने एग्रीमेंट किया एक माइनर के साथ, मैंने एग्रीमेंट किया एक माइनर के साथ टू परचेज हिज हाउस प्रॉपर्टी. मेरी क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ा करता था, हिज एज वाज 16 इयर्स. ठीक है, उसने मेरे को चीट किया. उसने बोला कि मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी आपको बेचने के लिए रेडी हूं फॉर जस्ट 2000 रुपीज. आप मुझे 2000 रुपए दो, मैं अपने घर के पेपर्स आपके नाम कर दूंगा. मैंने ठीक है, अच्छी बात है, 2000 रुपए में घर मिल रहे हैं. मैंने उसको 2000 रुपए दे दिया. उसने घर मेरे नाम पे भी कर दिया. क्या ये वैलिड है? whether it will be considered as a valid contract? No. Essential element is missing. Parties to contract do not have the valid capacity. Whether minor can enter into a valid contract? No. पढ़े थे ना लास्ट क्लासेस में? हाँ जी सर. और माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी तो वैलिड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वॉइड.
तो इन सिचुएशंस में वहां पे एग्रीमेंट तो है बेटा, प्रोमिसेस तो है, सेट ऑफ प्रोमिसेस तो है, कंसिडरेशन भी है, बट इट विल नॉट फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने कोई एग्रीमेंट किया एनिमी के साथ, तो क्या वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। मैंने कोई एग्रीमेंट किया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ, क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। मैंने एक एग्रीमेंट किया इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ, तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं। तो इन ऑल सच केसेस they will be considered as void agreements। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए सर? बिकॉज essential elements of a valid contract is missing, because essential element of a valid contract is missing from such agreement। बात समझ में आ रहा है? तो void agreements के लिए बोला जाता है they are void ab initio। void ab initio का मतलब है शुरुआत से ही बेकार, शुरुआत से ही बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। एंड void agreements किसी काम के नहीं है, thus they cannot be made enforceable by law। thus they cannot be made enforceable by law। क्यों? because essential elements are missing। ठीक है जी बच्चों? हाँ जी सर। आप समझो void contract क्या होता है। void contract means a contract, void contract means a contract which ceases to be enforceable by law। void contract means a contract which ceases to be enforceable by law। क्या मतलब है? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था but due to subsequent changes in the terms of contract, either in the terms of contract or due to the subsequent changes in the law, they cannot be made applicable। ceases का मतलब होता है prevent या cannot be, ठीक है, या stopped, paused, stopped होगा, pause नहीं होगा, stopped, which stopped to be enforceable by law। सर void फिर नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई एग्जाम्पल दो ना बेटा। देंगे एग्जाम्पल, ध्यान देना। आप इसको पॉज करके लिख लेना इन चीजों को, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। ध्यान देना यहाँ पे। अब मान लो कि ये है पपलू और ये है गोलू, पपलू एंड गोलू, ठीक है। दोनों ने ना क्रिकेट मैच रखा, इन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है, टू बी हेल्ड ऑन 29th of April 2020 at Eden Gardens। कोलकाता, ठीक है। इसने ऑफर दिया कि क्या तुम हमसे मैच रखोगे? दे हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ऑफरर है ये और ये कौन है? ऑफरी। अब समझना यहां पे बेटा, समझना, ध्यान देना। ऑफरर है, ऑफरर हैज मेड द ऑफर, मैं लिख देता हूं ऑफर मेड, ठीक है। एंड यहां पे ऑफर एक्सेप्टेड, ऑफर मेड, ऑफर एक्सेप्टेड, तो क्या बन जाएगा यहां पे? प्रॉमिस। यहां पे एक्चुअली प्रॉमिस नहीं, सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, बोथ द पार्टीज आर प्रॉमिसिंग ईच अदर, ठीक है। हाँ सर। तो अभी तक तो लग रहा है कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, क्योंकि लॉफुल कंसिडरेशन भी है, लीगल ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट इज नॉट इलीगल, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म भी है, ठीक है। इन्होंने पैसा ना, पैसों का मैच रखा है, 20 लाख रुपए का मैच, जो टीम विनिंग टीम होगी वो 20 लाख रुपए लेकर के जाएगी।
पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, लीगल ऑब्जेक्टिव्स है, देन लीगल इंटेंशन है टू कैरी आउट। पप्लू ने कंडीशन रखा कि अगर तुम्हारी टीम नहीं पहुंची तो तुम मुझे 20 लाख रुपए कॉम्पनसेट करोगे। सेम गोलू ने भी कंडीशन रखा कि अगर तुम्हारी टीम नहीं पहुंची शेड्यूल डेट पे तो तुम्हारी टीम क्या करेगी, 20 लाख रुपए मुझे कॉम्पनसेट करेगी। ऐसा बोल करके दोनों अपने अपने घर को निकले, दोनों ने अपने टीम को कलेक्ट किया। ये इसकी टीम, और ये गोलू की टीम, दोनों की टीम रेडी है। अब तुम समझो यहां पे अभी तक अपन को क्या लग रहा है बेटा, अभी तक है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात की दिक्कत नहीं है सर। एग्रीमेंट हुआ विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैच कब होना था बच्चों, तो सर मैच होना था 29 अप्रैल को, ठीक है। अब 29 अप्रैल को मैच होना था, लेकिन 20 और 28 अप्रैल से देयर वाज हेवी रेन ऑन द ईडन गार्डन्स, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया ईडन गार्डन्स पे, जिसकी वजह से वो पूरे एरिया में फ्लड आ गया। ये फ्लड है, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर इट इज पॉसिबल टू कंडक्ट द मैच। नो सर। तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, अभी उसमें क्या एलिमेंट जुड़ गया, इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबिलिटी। impossibility of performance. Now this contract is impossible to perform, ठीक है। and as it is impossible to perform, it will become a void contract. It will become a void contract. बात समझ में आ रही है क्या? तो void contract का मतलब क्या बोला सर ने, void contract means any contract, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट तो था बट ड्यू टू एनी सब्सिक्वेंट चेंजेस it ceases to be enforceable, or due to any subsequent changes it cannot be made applicable. ये केस में ड्यू टू impossibility of performance, due to impossibility to conduct the match on 29th April, this contract will become void. और अगर contract void हो गया तो neither this party can sue them nor this party can sue them, दोनों एक दूसरे को sue नहीं कर पाएंगे क्योंकि void हो गया contract. No rights or obligations will arise. No rights or obligations will arise against each other. बात समझ में आ रहा है क्या? जबकि void agreements क्या होते हैं बेटा, शुरू से ही बेकार है, वो तो contract बने ही नहीं because essential elements were missing. और void contract का मतलब क्या सर, वो valid था but due to any subsequent changes it cannot be made enforceable. It cannot be made enforceable, thus it becomes void. एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि अजमेर में ना मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कंडक्ट करने वाला हूं, मानना है ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है। अजमेर में आई एम गोइंग टू होस्ट अ वेरी बिग इवेंट, ठीक है, जिसमें मैं सलमान खान को बुलाने वाला हूं, अरिजीत सिंह को बुलाने वाला हूं और अक्षय कुमार को बुलाने वाला हूं, शाहरुख खान को भी बुलाने वाला हूं, अमिताभ बच्चन को भी बुलाने वाला हूं, सोनू निगम भी आने वाले। तो ये बड़े सेलिब्रिटीज वो फंक्शन में या वो शो में आने वाले। इज इट क्लियर? अब मान लो कि मैंने शो का सारा प्रिपरेशन कर लिया एंड टिकट्स वगैरह बिक गया, टिकट्स भी भेज दिया, सारा अरेंजमेंट भी हो गया। जिस दिन शो होना है, date on which show is going to be actually held,
मुझे ऐसा फ़ोन आता है कि ये पांचों बॉलीवुड स्टार्स वर कमिंग इनटू अ बस and that bus has met an accident. That bus has met an accident, as a result of which all of them has got badly injured. Now tell me whether in this case it is possible for them to make the performance. Whether in this case it is possible for them to make the performance, answer will be no. तो यहां पे क्या हो रहा है, इनिशियली दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड, initially this contract was valid, but due to any subsequent changes, it becomes impossible to perform, or it ceases to be enforceable, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को अपन क्या नाम देंगे बेटा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते समय आपको दोनों कंसेप्ट को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. Concept of void agreements as well as void contract. Void agreements are void ab initio, शुरू से ही बेकार है, will be of no legal effect. And void contracts पहले valid था but due to any subsequent changes, either in the terms of contract, either due to impossibility of performance or due to any changes in law, it becomes impossible to carry out such contracts. It becomes impossible to carry out such contracts. Is it clear? हाँ जी सर. So now moving on to next aspect, on the basis of enforceability, जो third kind of contract है वो है आपको voidable contract. Voidable contract. ध्यान देना यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे contract on the basis of enforceability, valid contract. An agreement, valid contract is an agreement which satisfies all the conditions as prescribed by law. यहाँ पे conditions का मतलब क्या है बच्चों, all the essential elements, all the essential elements of a valid contract. ठीक है सर, हाँ जी. Now void contracts as discussed, a contract which ceases to be enforceable, मतलब when it has actually undertaken the contract was valid, but due to any subsequent changes it ceases to be enforceable by law. It is a contract without any legal effect and cannot be enforced in a court of law. ठीक है, in case of void contract ऐसा नोट लिख सकते हो, no party to contract. In case of void contract, no party to contract can sue. sue का मतलब क्या बताया था, हाँ, filing a case, to sue or to be sued. Is it clear? हाँ जी सर. In other words, a void contract is a contract which was valid when it was entered into but subsequently becomes void due to impossibility of performances or due to change of law or any natural calamities or any other reasons. ठीक है, हाँ जी सर. A contract shall also be treated as void in case of contract made by the parties due to mistake of facts, unlawful objects, agreement without consideration in agreement in restraint of marriage. ये पैराग्राफ में ना अभी क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है. व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस कंसेप्ट्स तो मैं रिलेट करूंगा तो चीज़ों को, ठीक है. हाँ जी सर, एग्जाम्पल आप पढ़ लोगे. मनीष ऑफर्स टू मैरी मनीषा. मनीषा इज एक्सेप्टेड द ऑफर, लेटर ऑन मनीषा का डेथ हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट वन इज वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट बताया था, इट इज समथिंग विच इज वॉइड एब इनिशियो, इट विल नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ही रह जाएगा. वॉइड एग्रीमेंट का मतलब an agreement which do not contains all the essential elements, thus it is not enforceable by law. Is it clear? हाँ जी सर. फिर डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया.
The difference between void contract and void agreement is that void agreement is void from the beginning, शुरू से ही खराब, whereas a void contracts become void subsequently due to any changes in the terms. Is it clear? Voidable contract we will be discussing in the next lecture. So that's all for today's lecture. Thank you so much. Take care, students. Bye bye.